Good morning, class 8. I am Aditya sir, and today in the last class we study about land resource. ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा लैंड रिसोर्स के बारे में कि लैंड क्यों एक रिसोर्स है, लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है, लैंड का कंजर्वेशन हमने पढ़ा। इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, वाटर एज अ रिसोर्स, कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाटर को हम लोग रिसोर्स क्यों कंसीडर करते हैं, वाटर का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, और वाटर का पोल्यूटेड कैसे हो रहा है, मतलब डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ये सब आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, वाटर एज अ रिसोर्स, कि वाटर एज अ रिसोर्स कैसे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि वाटर को रिसोर्स कहना है, तो आप कहिए सर वाटर रिसोर्स क्यों है, वाई वाटर इज अ रिसोर्स। तो ये सब हम लोग जानेंगे आगे चैप्टर में कि वाटर को रिसोर्स हम लोग क्यों कह रहे हैं, वाई वी आर कंसीडरिंग वाटर एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कवरेज क्या है, वाटर का कवरेज क्या है। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लासेस में जब सॉइल और सैंड के बारे में पढ़ाया तो वहां पे मैंने बताया कि अर्थ का क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या था, ओशियानिक क्रस्ट एक था, और दूसरा क्या था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था, या फिर कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशियानिक क्रस्ट होता है। तो वैसा जो लैंड प्रेजेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते थे। और जो वाटर सरफेस, वाटर बॉडीज के नीचे जो लैंड प्रेजेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओशियानिक क्रस्ट बोलते थे। तो ओशियानिक क्रस्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ, वैसा एरिया जो कि वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर में वाटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करें तो हमारे अर्थ में अप्रोक्सीमेटली कितने, टोटल सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 71% जो सरफेस एरिया है, 71% क्या आपका सरफेस एरिया जो है वहां पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ। तो 29% एरिया में क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, 29% एरिया में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा सरफेस एरिया में, 29% सरफेस एरिया में आपका लैंड मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, लैंड। ठीक है, जैसे ये आपको रीजन दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्लैक सी का रीजन है, दैट इज वाटर। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है, ये दैट इज ओशियानिक क्रस्ट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओशियानिक क्रस्ट, एंड दिस एरिया इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ में आ रहा। तो अगर हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग लैंड के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास 29% टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर हम लोग ओशियंस के बारे में बात करते हैं तो आपका 71% टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब कहें, आप बोले कि सर वाटर को हम लोग एज ए रिसोर्स कर रहे हैं, तो क्यों, वाई वी आर कंसिडरिंग वाटर एज ए रिसोर्स। हाँ, आप लोग ये सवाल पूछे सर, आप बोल दिए कि वाटर एज ए रिसोर्स, तो वाई वी आर कंसिडरिंग वाटर एज ए रिसोर्स, वी आर कंसिडरिंग वाटर एज ए रिसोर्स ड्यू टू मल्टीपल रीजन। सबसे पहला आपको रीजन है कि वाटर को हम लोग रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं, ड्यू टू बायोलॉजिकल नेसेसिटी। हाँ, अगर कोई भी अर्थ पर अगर कोई भी एनिमल प्रेजेंट है, कोई भी लिविंग बीइंग प्रेजेंट है, तो टू सस्टेन लाइफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। अगर उसको लाइफ को सस्टेन करना है तो वाटर को इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि बिना खाए हुए कोई भी इंसान एक मंथ तक जीवित रह सकता है, 21 दिन मिनिमम, लेकिन बिना पानी का 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वाटर जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पाइप है, जो भी हमारे बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको कंप्लीट करने के लिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा फूड के प्रोडक्शन में, एग्जाम्पल प्लांटेशन के लिए, ठीक है, जैसे फार्मर प्लांटेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वहां पर भी वाटर इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो वाटर को हम रिसोर्स क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वाटर जो है हमारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को चेंज करता है। बायोलॉजिकल नीड है हमारा, प्लांटेशन के लिए नीड है, एग्रीकल्चर के लिए नीड है, माइनिंग के लिए यूज किया जाता है वाटर। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वाटर। एग्जाम्पल आज के टाइम में इथेनॉल का बात होता है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, उसमें भी वाटर यूज होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक सर्वे के हिसाब से 1 लीटर ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वाटर को हम लोग रिसोर्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए, अब आगे सवाल आता है कि सर वाटर तो प्रेजेंट है, आपने बताया कि 71% वाटर पर डे है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लैंड और सॉइल को रिसोर्स पढ़े थे, तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि रॉक साइकिल, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रॉक साइकिल। तो जैसे हम लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या पढ़ा था, रॉक साइकिल, आप लोगों को याद होगा। तो उसी तरीके से इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल। साइकिल का मतलब समझ आता ना, कि कोई एक पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ है और वो काम उसी पॉइंट पे वापस से घूम के आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म आएगा, वाटर साइकिल में दो टर्म आएगा, पहला आएगा इवापोरेशन और सेकंड टर्म आएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पहला टर्म आएगा इवापोर, तो पहले मैं आपको मैंने पहले आपको समझा देता हूँ कि वाटर साइकिल होता क्या है। तो देखिए, ओशियंस में वाटर प्रेजेंट होता है, मैंने ये क्या बताया, ओशियंस में वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज 71%। हाँ, ये 71% में आपके पास वाटर मौजूद है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही वाटर बॉडीज के सरफेस पे धूप पड़ा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इवापोरेशन होगा।
यहाँ पर से क्या होगा, इवापोरेशन होगा। हाँ, अब क्या हुआ, हवा में पानी मौजूद हो गया, जैसे ही वाटर बॉडी से, जैसे ही क्या हुआ, वाटर बॉडी से, ओशियन से जैसे ही इवापोरेशन हुआ तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो गया, यहाँ पे छोटे 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 इस तरीके से वाटर के ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गए। अब देखिएगा जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीज करेगा, वाटर ड्रॉपलेट का कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, वो कोगुलेट करेंगे। कोगुलेट का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से चिपकेंगे। तो जो पहले जो वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे थे, अब क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट वो बड़े बड़े हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जैसे ही कोगुलेट किए वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ मिले तो क्या होगा, जैसे ही मिलेंगे वाटर ड्रॉपलेट तो उनका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे वहाँ पे वजन बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, जब वहाँ पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, कोगुलेशन या कंडेंसेशन होगा, उसके बाद वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब पहले वो क्या था, वाटर जो था वो गैसियस फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझो क्या हुआ, वाटर बॉडी से भाप बन के पानी गया आसमान में, आसमान में भाप एक दूसरे से जुड़ के वापस से पानी बना, और वो पानी फिर वर्षा के तौर पे बरसेगा। ठीक है, जैसे वर्षा में कैसे बरसता है पानी, उसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो यहाँ पे दो प्रेसिपिटेशन के बाद दो पॉसिबिलिटी है, पहला क्या हो जाएगा, स्नोफॉल, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, रेन। ठीक है, तो समझ में आया, पहला क्या होता है, ओशियन से पानी भाप बना, भाप बन के आसमान में गया, आसमान में दोनों में जुटा, फिर वहां से बादल बना, बादल बनने के बाद या तो आइस फॉल होगा या तो रेन होगा। अब रेन होने के बाद क्या होगा, रेन जैसे ही नीचे आएगा तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी होगा, या तो रेन वाटर से ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होगा, या तो वो नदी में पानी जाएगा। अगर नदी में पानी जाएगा तो क्या होगा, नदी में अगर वो पानी जाता है तो वो वापस से सी के पास चला जाएगा। तो आपको समझ में आता है कहानी कहाँ से शुरू हुआ था, जो साइकिल शुरू हुआ था वो ओशियन से शुरू हुआ था, और साइकिल खत्म कहाँ पे हुआ, ओशियन में हुआ, फिर वापस से ये प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। सबको वाटर साइकिल समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वाटर जो है वो आपका सी से आता है, लेक सी के जो लेक से वहां से आएगा, फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है वाटर वेपर में और ऊपर उड़ता है। उसके अलावा क्या करता है, उसके वो कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद वो वापस से फॉल बैक करता है रेन और स्नो के फॉर्म में, वापस से फॉल बैक होता है रेन और स्नो के फॉर्म में। क्या हुआ यहाँ पे, बोला कि वापस से पहले यहाँ पे वेपर बनेगा, वेपर राइज करेगा, फिर उसके बाद वापस से क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद रेन और स्नो का फॉर्मेशन होगा। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है कि सर यहाँ पे तो आपने दो टर्म पहले बताया, कि पहला तो बताया कि भाप बनता है, तो भाप बनता है उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे इवापोरेशन, और जब रेनिंग होता है उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको पढ़ना है, पहला इवापोरेशन पढ़ना है, दूसरा कंडेंसेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर लिक्विड इनटू वाटर गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर लिक्विड इनटू वाटर गैस। तो जो आपका वाटर लिक्विड था वाटर बॉडीज में, अगर वो वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सिमिलरली इसका अपोजिट करते हैं, जब वाटर वेपर जो है वो आपका वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए आपके पास वाटर बॉडीज है, ठीक है, और ये आपका भाप में बन रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया इवापोरेशन। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर दे रहे हैं, यानी जो भाप में प्रेजेंट था वाटर, ये आपका क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवापोरेशन। देयर इज एनी प्रॉब्लम, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। इवापोरेशन में क्या होता है, भाप बन के ऊपर पानी जा रहा था, कंडेंसेशन में पानी वापस से भाप से पानी में कन्वर्ट हो रहा था। इजी है, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर का। अगर देखिएगा, अगर हम लोगों ने पहले बात किया कि टोटल जो है हमारे लैंड का टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया वाटर बॉडीज का, वो अब हमारे पास कितना है, 71% है। टोटल सरफेस एरिया वाटर बॉडी का हमारे पास कितना है, 71% टोटल अर्थ का कवर होता है। उस 71% में इस 71% को अगर हम लोग फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब क्या होगा, वैसा वाटर जिसमें लार्ज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगा। सलाइन वाटर क्या होगा, वैसे अब कहिएगा सर नमक प्रेजेंट होगा, सॉल्ट को कह सकते हैं नमक, हाँ, या फिर मिनरल्स कह सकते हैं। सॉल्ट कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिनरल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होगा, वैसा वाटर को क्या कहेंगे, सलाइन वाटर। वैसा वाटर जो कि बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो वाटर जमा हुआ है बर्फ के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। और वैसा वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नदियों में अवेलेबल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट वाला अवेलेबल फ्रेश वाटर।
तो अगर हम इस 71% को डिवाइड करते हैं फर्दर तो आपका 3 पार्ट में आता है। पहला सलाइन वाटर, तो सलाइन वाटर, तो जो हमारे पास 71% वाटर प्रेजेंट है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 97% ऑफ द वाटर इज सलाइन वाटर। द वाटर प्रेजेंट फॉर अस इन, जो जो वाटर हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से 97% ऑफ वाटर क्या है, सलाइन वाटर है। 22% ऑफ वाटर, अब देखिएगा 71% में से 97% चला गया तो हमारे पास कितना बचा, 3% बचा। 3% में भी जो 2% वाटर है वो आप कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है बर्फ के तौर पे। 3% में जो, सॉरी 2%, 3% जो हमारे पास पानी बचा उसमें से जो 2% वाटर है वो हमारे पास कहाँ है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, ठीक है। और जो 1% वाटर है जो हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल है, ये 1% वाटर कहाँ पर है, हमारे पॉन्ड्स में है, रिवर्स में है, ग्राउंड वाटर में है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। अगला टॉपिक है सर, आपने बताया कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपने बताया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में दो मैंने आपको बताया, एक बताया मेजर सोर्स है जैसे कि रेन से, रिवर से, ठीक है। दूसरा रीजनल सोर्सेस, रीजनल सोर्सेस में क्या होता है, जो मानसून आते हैं उनको हम लोग रीजनल सोर्सेस में लेते हैं, कि मानसून में जो हम लोग वाटर कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल सोर्सेस में लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। ये सब आपको कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं ग्राउंड वाटर के। ये सब क्या है, तो सबसे पहले ये जानिए, ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा सर कैनल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग जानना पड़ेगा कैनल्स क्या होते हैं, कैनल्स, ठीक है। कैनाल्स इसको बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं ब्रिटिश एसेंट और अमेरिकन एसेंट में। इसको हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको बोला जाएगा कैनाल्स दैट इज ब्रिटिश एसेंट, और कैनल्स दैट इज अमेरिकन एसेंट, ठीक है। तो कैनाल्स क्या होता है, कैनाल देखिए क्या होता है ना, कि एक वाटर बॉडीज है, उसके जो सब्सट्रिब्यूटरीज होते हैं या सब्सिडरीज होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक नदी जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से ये एक नदी जा रही है, ठीक है। इस नदी में से हम लोग क्या किए, एक ट्रिब्यूटरीज निकाल दिए, ये छोटी सी एक ट्रिब्यूटरीज निकाल दी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाल्स। समझ में आया, हाँ। तो कैनाल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्यूंडेशन कैनाल, एक होता है पेरेनियल कैनाल। पहला होता है एक इन्यूंडेशन कैनाल और दूसरा होता है पेरेनियल कैनाल। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इन्यूंडेशन कैनाल जो होता है वो वैसा कैनाल होता है जो कि मानसून के रीजन में प्रेजेंट होता है या ओवरफ्लो होने के कारण होता है। मान लीजिए कोई रिवर ओवरफ्लो होने स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो उस ओवरफ्लो रिवर के जो पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो कैनाल का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्यूंडेशन कैनाल, ठीक है। पेरेनियल कैनाल क्या होता है, वैसा कैनाल जिसमें 12 मंथ, 12 महीना पानी आता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेनियल कैनाल बोलेंगे। तो ऐसा कैनाल में जो पानी होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट डैम के थ्रू नहीं आता है। इसमें जब पानी का ओवरफ्लो होता है तो वो क्या होता है, उस रिवर्स के थ्रू आता है। ये मेनली जो कैनाल होता है ये क्या होता है, मानसून रीजन में यूज किया जाता है। इन्यूंडेशन कैनाल का जो यूज होता है वो ज्यादातर मानसून रीजन में होता है। इस पेरेनियल कैनाल में क्या होता है, उसमें हमेशा पानी आता है और ये ज्यादातर पानी कहाँ आता है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ताकि आपको कांस्टेंट इरिगेशन मिल सके। ये आपको समझ में आया, सिंपल में। इसमें कभी कभार पानी आएगा, कभी कभार कब, जब मानसून प्रेजेंट होगा तब पानी आएगा। इसमें आपका हमेशा 24 आवर्स पानी आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये आपको एग्जांपल है रिवर वैलीज के, रिवर वैलीज और कैनाल्स के, ठीक है। ये आपको मेजर कैनाल्स के एग्जांपल है, समझ में आया, रिवर वैलीज और मेजर कैनाल्स के एग्जांपल है। यहाँ पे आपको भाखड़ा नगर है सतलज के पास प्रेजेंट है, आपका ये ये कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप इंडिया का जो मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है। इंडिया का अगर ये मैप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, तीन, मैंने 4-5 डैम का नाम बताया था, जैसे भाखड़ा नागल हो गया। तो भाखड़ा नागल आपका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कोसी प्रोजेक्ट हो गया जो हमारे बिहार में प्रेजेंट है। तो कोसी प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, कोसी प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का। तो ये सब आपको एड्रेस दिया हुआ कि कौन सा रिवर, रिवर वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप लोग मैप में आप लोग खुद से कीजिएगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कैनाल मैंने पढ़ा दिया। अगला टॉपिक है मेजर यूजेज ऑफ वाटर। वाटर का मेजर यूजेज क्या है, तो मेजर यूजेज में सबसे पहला वाटर का यूजेज क्या है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब कहिएगा सर व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, डैम के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसको वाटर के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता होगा, वैसा इलेक्ट्रिसिटी वाटर के हेल्प से जिसमें प्रोड्यूस। डैम में क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए डैम है, तो डैम में क्या जाता है कि एक
बीच से ऐसा रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में टरबाइन लगाया जाता है, तो जैसे ही वाटर का फ्लो आता है तो ये टरबाइन यहाँ पर घूमता है। और इस ये टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो वाटर के हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो सबसे पहला पेपर इंडस्ट्री। हाँ, पेपर मेकिंग में क्या होता है? पेपर मेकिंग में यूज होता है। इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज होता है पानी का। शुगर के प्रोडक्शन में यूज होता है पानी का। समझ में आ रहा है? कॉटन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वाटर का। तो ये सब समझ में आ रहा है कि अलग अलग इंडस्ट्री में वाटर का यूज है। बिना वाटर के पॉसिबल है? कॉटन इंडस्ट्री में डाई करने के लिए आपको वाटर का यूज जरूरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए यूज जरूरी है, पेपर मेकिंग के लिए वाटर का यूज जरूरी है, इथेनॉल के लिए वाटर का यूज जरूरी है, ठीक है। शुगर के बनाने के लिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लीटर वाटर चाहिए 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में अप्रोक्सीमेटली 10,000 लीटर वाटर का यूज आता है। सिमिलरली पेपर मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री है जो वाटर का यूज करता है। पेपर मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री है जो वाटर का यूज करता है। ब्लीचिंग के लिए आपको वाटर चाहिए। पेपर इंडस्ट्री में जो ब्लीचिंग का काम होता है, पेपर को व्हाइट करने का काम होता है, उसके एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो वाटर का यूजेज में क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर और प्लांटेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीसरा इंडस्ट्री में। कौन सा इंडस्ट्री में? पेपर मेकिंग, इथेनॉल मेकिंग, शुगर मेकिंग, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री। अगला टॉपिक है अपना कि वाटर का स्कार्सिटी क्यों हो रहा है। स्कार्सिटी का मतलब सबसे पहले समझिए। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। सिंपल लैंग्वेज में स्कार्सिटी का मतलब क्या क्या? कि कमी। वाटर का कमी क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि वाटर हमारे पास जो अर्थ का सरफेस है उसमें 71% वाटर प्रेजेंट है। लेकिन उस 71% में हमारे पास यूज करने के लिए कितना वाटर है? सिर्फ 1%। मतलब एक बाल्टी अगर आपके पास पानी है तो उसमें समझिए कि हमारे पास यूज करने के लिए कितना पानी है? सिर्फ 1 चम्मच के बराबर पानी है। एक बाल्टी का 1% कितना होगा? सिर्फ 1 चम्मच। 71% का सिर्फ 1%। समझ में आ रहा? तो इतना पानी हमारे पास यूज करने के लिए, लेकिन हमारा जब वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखते हैं तो क्या हमारे पास सिर्फ उतना ही पॉपुलेशन? नहीं। अगर सिर्फ हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास वाटर का स्कार्सिटी है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 145 करोड़ है, जिसमें से 60 करोड़ लोगों के पास वाटर का स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है। अब आप कहिएगा सर हमको तो पानी मिल जाता है, हम तो घर में रहते हैं, हमारे पास नल चालू करते हैं पानी मिल जाता है। लेकिन आप बिहार से बाहर जाकर देखिए, पटना से बाहर जाकर देखिए, वाटर का स्कार्सिटी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा वाटर का स्कार्सिटी होने के कारण है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पानी का यूज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन है। पानी का हम लोग यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कितने लोग क्या करते हैं, नल में हाथ धोना है, खोल दिए नल को, आराम से हाथ धो रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट खोल के छोड़ दिए। तो क्या हो रहा है? वेस्टेज दूसरा हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे आप गंगा नदी जाके देखिए, वहाँ पे देखिए आप नाला का पानी वाटर बॉडी में डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट के बहाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके कारण क्या हो रहा है? वाटर का जो पोल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन एक रीजन है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन। देखिए, आपका ये ऐसा डिफॉरेस्टेशन से वो पानी का कैसे कमी हो जाएगा? जंगल की कमी से ऑक्सीजन की कमी तो समझ सकते हैं, पानी की कमी कैसे? तो देखिए क्या होता है ना कि एक फॉरेस्ट है, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है। पेड़ में ये ब्रांचेज जो होते हैं, तो जैसे पानी बरसता है, यहाँ देखिए, पानी जब बरसता है तो क्या होता है कि जो पत्ते पे पानी गिरता है ना, तो वहां से वो पानी अंदर जाने के साथ वो रूट के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अगर ऐसा हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर पेड़ की कमी हो जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि पानी जो है वो पेड़ के थ्रू होकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट कॉजेज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओके, अगला है कि सर कंजर्वेशन कैसे करेंगे वाटर का? अगर वाटर की स्कार्सिटी है तो हम लोग वाटर को बचा भी सकते हैं। किस तरीके से वाटर को बचाएंगे? तो वाटर को बचाने के लिए सबसे पहला तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि घरों के अंदर एक पोखर बनाया जाता है, एक अंडरग्राउंड कैबिन बनाया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उस पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो पानी पड़ रहा है उसको हम लोग खेतों में, पॉन्ड में कलेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दैट ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो एग्जाम्पल में एक डेफिनेशन क्या हो जाए? द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड कंजर्विंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। सिंपल लैंग्वेज में वैसा टेक्निक जो हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग उसका फ्यूचर यूज कर सके, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है।
तो ये आपका चैप्टर खत्म। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में प्रेजेंटेशन में तो नहीं दिया गया, आप लोग सुन लीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा वाटर का रीयूज कर सकते हैं, वाटर का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जो पानी को आप लोगों ने जैसे जैसे क्या किया, आप लोगों ने बर्तन धोने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया, उस पानी को आप लोग टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या कपड़े धोने के लिए आपने जिस पानी का इस्तेमाल किया, उसको हम लोग टॉयलेट में वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट इज वाटर का रीयूज करना या रिसाइकिल करना, ठीक है। दूसरा होगा सी वाटर डिस्टिलेशन। जैसे जो खारा पानी है, जो नमकीन पानी है, सी वाटर है, जो सलाइन वाटर है, उसको हम लोग डिस्टिलेशन करके क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रोटेक्शन ऑफ, हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं वैसे लैंड का जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, कम से कम पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पोल्यूशन के काउजेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गंगा नदी के किनारे जाइए तो वहाँ पे आपको देखिएगा नाली बहता हुआ नदी के अंदर। तो जो पोल्यूशन के काउजेज है, जो फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है या फिर जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, उन सबको हम लोग रोकने का कोशिश करते हैं। तो ये सब और भी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। मैंने आपको बताया कि रेन वाटर, ये वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाता है, क्या क्या रीजन है जिससे वाटर डिग्रेडेट डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। वो क्या क्या रीजन है जिससे वाटर डिग्रेड कर रहा है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही है, ठीक है। आप सभी को इस जो टॉपिक पर है उसका नोट्स पहले से ही प्रोवाइड कर किया जा चुका है, ठीक है। तो जो भी प्रोवाइड किया गया नोट्स, उसको फेयर कॉपी में आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तो आज के लिए क्लास में थैंक यू फॉर एवरीवन।